चलिए सबको फिर से गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? श्योरिटी के बारे में 126, 127 कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, उसके एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? श्योरिटी माने जिसने गारंटी दिया है, who has given guarantee। तो यहीं से क्लास शुरू करते हैं आज। ये धारा 128 में दिया गया है, तो पहले धारा 128 को सिंपली पढ़ेंगे, फिर उसको इलेबोरेट करेंगे। धारा 128 कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज coextensive with that of the principal debtor। लिखना पड़ेगा इसको, coextensive। एक्सटेंसिव माने क्या हुआ? एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, EX coextensive, सह विस्तीर्ण। हिंदी भी दिया गया होगा, क्या दिया गया है? सम विस्तीर्ण है। कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर, विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। सम विस्तीर्ण कहा गया, बहुत आसान है, इसलिए आपको बहुत परेशान नहीं होना। The liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor, और क्या है? Unless it is otherwise provided by the contract। ये भी लाइन को हम देखेंगे, इसका क्या मतलब है। इसका जो साधारण मतलब अभी तक आप लोगों ने समझा है वही है कि अगर कुछ अदरवाइज नहीं प्रोवाइडेड है तो जनरल रूल यही होगा। कोई एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? एक्सटेंशन माने विस्तार, यहां से वहां तक। तो प्रिंसिपल डेटर, मान लीजिए जो ऋणी है, प्रिंसिपल डेटर कह लें, ये 1000 रुपए के लिए इसने ऋण लिया है। किससे? मान लीजिए इसने बी से लिया और ए इसका गारंटर हो जाता है, श्योरिटी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। ये तो डेटर है ही है, ठीक है। तो क्रेडिटर महोदय जो हैं, इनसे 1000 रुपए इन्होंने लिया और कहा कि 2% पर एनम या पर मंथ आपको इंटरेस्ट भी इस पे देना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो है ये इसको गारंटी करते हैं कि ठीक है, 1000 रुपए के लिए मैं इनकी गारंटी लेता हूं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ये जो डेटर है, आई एम लायबल टू पे दैट। गारंटी हो गई, गारंटी हो गई तो इसके साथ साथ ये कुछ हल्ला जो जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी ये लायबल होंगे। ध्यान दीजिएगा, कब? जब इसको ये स्वीकार कर लेते हैं एज इट इज। जो दूसरी लाइन लिखी है, दूसरी लाइन क्या लिखी है? अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो इनके और इनके बीच में होगा, प्रिंसिपल जो क्रेडिटर है और श्योरिटी है, इनके बीच में अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें ये कह दें, कौन? श्योरिटी कह दें कि ठीक है, 1000 रुपए के लिए तो मैं लायबल होऊंगा, बट ये 2% वाला मामला मैं नहीं बियर करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बियर दिस लायबिलिटी। इफ यू आर सेइंग आई एम रेडी टू बी अ गारंटर फॉर डेटर फॉर ₹1000 ओनली। अब देखिए, यही दूसरा वाला जो वाक्य है कि अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड
बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यदि जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा न उपबंधित हो। अदरवाइज जनरल रूल क्या है? प्रिंसिपल डेटर हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹1,000 एंड इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 2% इज एप्लीकेबल। तो इन दोनों के लिए बोथ ऑफ दीज टू श्योरिटी इज ऑल्सो लायबल। ठीक है, श्योरिटी इन दोनों के लिए जनरल रूल है। जहां तक विस्तार, सम विस्तीर्ण, बराबर का विस्तार, सम माने बराबर होता है, को माने सहायक कह सकते हैं, या जहां तक एक्सटेंशन होगा किस चीज का? ऋण का, डेट का। डेट का जहां तक एक्सटेंशन है, किसके लिए? प्रिंसिपल डेटर के लिए, वहां तक, उस लिमिट तक कौन जाएगा? श्योरिटी भी जाएगा। जाएगा ये मीन्स लायबल होगा उन सब के लिए, बशर्ते कोई अदरवाइज प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज प्रोविजन मीन्स कि अगर, इसका दूसरा अर्थ समझिए कि अगर श्योरिटी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को कम भी रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा जो एक विस्तार होगा, अगर 1,000 रुपए का है तो 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। नॉट मोर देन 1,000, फॉर नॉट मोर देन 1,000 श्योरिटी विल बी लायबल। बहुत क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है आपको ये मसला। कम तो हो सकता है अगर वो गारंटी में ऐसा कुछ कह देता है, अदरवाइज जितने के लिए ऋण, जो जिसने ऋण लिया है, डेटर है, उतने की गारंटी वो दे रहा है और उतने तक के लिए फुली लायबल होगा। ये क्लियर हो गया? इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अब इसका जब डिटेल करेंगे, समझ गए ना? अधिकतम जो सीमा होगी श्योरिटी के लायबिलिटी की उतनी ही होगी जितने के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है, जितना उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है ऋण का। एक केस इसमें देखते हैं, महाराजा ऑफ बनारस। बनारस में अभी अंतिम जो थे महाराजा विभूति नारायण सिंह जी थे, मुझे जहां तक याद है। महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ बनारस बनाम क्या है? हर नारायण सिंह। हर नारायण सिंह। देखिए, बनारस के राजा तो है ही है भाई, राजा लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। कोई प्रॉपर्टी उनकी रेंटेड थी, किराए पे उन्होंने दिया था। जब किराए पे दिया, किराए पे जब उन्होंने दिया तो किराए की एक व्यक्ति ने गारंटी ली कि ठीक है, अगर ये पे नहीं करेगा तो हमारी जिम्मेदारी होती है कुछ दिनों के लिए, कुछ लिमिट तक के लिए, ठीक है। और जिसने किराए पे लिया था वो डिफॉल्ट कर जाता है, मतलब वो भुगतान नहीं कर पाता है, लंबे समय तक भुगतान नहीं किया, तो लायबिलिटी किसकी होगी? श्योरिटी की जाएगी। श्योरिटी को पकड़ा गया कि चलो इतने दिन का किराया प्लस इस पे इतना इंटरेस्ट भी दो, क्योंकि पेमेंट उसका नहीं किया है। तो जब केस को देखा गया तो उसमें कहीं रेंट पे इंटरेस्ट की बात नहीं थी, रेंट पे इंटरेस्ट की बात नहीं थी। तो यहां पे जो टेनेंट था, किराएदार था, उसकी लायबिलिटी कितनी थी? रेंट तक की थी। तो जो श्योरिटी हुआ उसकी लिमिट क्या होगी? उसका अप टू व्हाट लिमिट ही वुड बी लायबल? वो भी रेंट तक की ही तो लायबल होगा, जितना उसका रेंट ड्यू होगा उतने के लिए वो लायबल होगा। तो यहां पे ठीक है, जो श्योरिटी था उसको कोर्ट ने कहा यू आर लायबल फॉर रेंट, बट जो
जिनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जो क्लेम किया इंटरेस्ट के लिए, उससे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। श्योरिटी वॉज नॉट हेल्ड लायबल फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो समझ गए होंगे संविस्तीर्णता, जहां तक दायित्व का विस्तार होता है प्रिंसिपल डेटर का, वहीं तक लायबल होता है, उतनी ही लायबिलिटी की सीमा होती है प्रतिभू की। प्रतिभू माने श्योरिटी की, जिसने गारंटी ली है। गारंटर, श्योरिटी, प्रतिभू सब एक ही समानार्थी शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ए गारंटीज बी, ए गारंटी देता है यानी ए श्योरिटी है, बी को देता है यानी बी क्रेडिटर है। ठीक है। बी, द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी, सी का कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो विनिमय पत्र जैसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं वैसी ही चीजें कुछ होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसके लिए ये श्योरिटी बनते हैं। तो यहां प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ? सी। आगे देखिए, A guaranteed to be the payment of bill as of exchange by C the acceptor. The bill is dishonored by C. C द्वारा ये बिल जब जैसे चेक होता है ना, वैसे ही चेक डिसऑनर कर गया, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी डिसऑनर हो गया। इनके पास जब पेमेंट की बात आई तो पेमेंट नहीं हुआ, जिसने भी दिया होगा। Not only for the amount of the bill, but also for any interest and charges which may have become due on it. ठीक है, the bills dishonored by C, A is liable लिखा है। A is liable not only for the amount of the bill, but also for any interest and charges which may have become due on it. पर bills of exchange में कुछ इसको इधर उधर भेजने में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, और अगर उस जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उसमें कोई ये कहा गया है कि इंटरेस्ट भी आप पे इंपोज किया जाएगा। इफ यू फेल टू पे सच अमाउंट, देन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। तो इन सब चीजों के लिए इसका मतलब है, जो भी अगर इंटरेस्ट यहां पे अगर होगा तो प्लस चार्जेस जो भी ये इस पे आएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, इन सब के लिए ए से बीइंग श्योरिटी ए को भुगतान करना पड़ेगा। तो दिस इज द इलस्ट्रेशन गिवन इन। अब देखिए टिप्पणी में क्या लिखा है नोट्स में, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव टू द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। अब एक बात आती है, मान लीजिए श्योरिटी है, किसी को श्योरिटी चाहिए, एक ये मान लीजिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर को क्रेडिटर ही लिख दिया जाए। क्रेडिटर को एक श्योरिटी चाहिए, एक ही नहीं, उसको तीन श्योरिटी चाहिए, एक इनसे, एक इनसे, एक इनसे। ठीक है, तभी जब ये तीन श्योरिटी हो जाएंगी, ये इसको कहा जा सकता है कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट हो। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब बता रहे हैं, अगर श्योरिटी को लायबल ठहराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई पूर्ववर्ती शर्त, जिसको कह सकते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट माने प्रायर कंडीशन, पूर्व शर्त, भाई तभी हम लायबल होंगे। जबकि इसमें यह बात हो सकती है कि तीन लोग ए बी सी, ये तीन की गारंटी होगी तभी ये क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर की शर्तें फुलफिल होंगी और वो किसी तीसरे को, प्रिंसिपल डेटर को, तीसरे को नहीं डेटर को, वो डेट
देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब क्रेडिटर ने क्या किया, 3 लोगों की श्योरिटी मिलनी थी, 2 की मिल गई, ए ने नहीं दिया, ए के सिग्नेचर उस गारंटी के बॉन्ड पे नहीं थे, और क्रेडिटर ने क्या किया, 2 पे ही उसको लोन यहां पे डेटर को दे दिया। जब डेटर फेल कर जाता है तो क्रेडिटर क्या करता है, इन तीनों पे स्यू करता है। ठीक, तीनों पे कैसे करेगा, तीनों पे नहीं करता, केवल 2 पे करता है, जिन्होंने साइन किया है कि भाई आप इसके गारंटर थे एंड ही इज फेल्ड टू पे, सो प्लीज बीइंग ए गारंटर यू पेड। ठीक है, ये दोनों कहेंगे अच्छा हम लोगों को बेवकूफ समझते हो, ये जो हमारी कंडीशन थी, तुम्हारी कंडीशन थी कि 3 का गारंटर होने चाहिए, तुमने 2 पे कैसे दिया, तीसरे वाले का साइन दिखाओ, नहीं है तो जब वो नहीं तैयार हुआ है और तुम्हारी शर्त ये थी कि तीनों का होना है गारंटी में साइन, तो हम लोग भी लायबल नहीं होंगे। जब नहीं मानते तो इन लोगों के फेवर में ये निर्णय होगा कि अगर ये शर्त थी कि 3 गारंटर चाहिए और 1 ने ही दिया, मतलब 2 ने दिया या 1 ने नहीं दिया या 2 ने नहीं दिया, तो अगर शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो इनकी लायबिलिटी भी नहीं मानी जाएगी। ये केस है नेशनल प्रोविंशियल बैंक ऑफ इंग्लैंड, नेशनल प्रोविंशियल बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाम क्या है, ब्रैकनबरी, BRACKENBURRY। ठीक है, किसी से मिलता जुलता एक केस और समझिए। ठीक है, इन दोनों ने तो जेन्युइनली साइन किए थे गारंटी पे, जो पहले बताया वो ये है, नेशनल प्रोविंशियल बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस ब्रैकनबरी। ठीक है, तो दूसरा क्या, 2 लोगों ने तो साइन किए थे, तीसरे की साइन नहीं मिल पा रही थी, डेटर ने या क्रेडिटर ने, जिसने भी गड़बड़ की वैसे डेटर ही गड़बड़ करेगा, इसकी साइन फोर्ज, सिग्नेचर ही इसके फर्जी बना दिए और इनको दे दिया। ठीक, जब इनको दे दिया तो क्रेडिटर तो सोच रहा है गारंटी सही है, 3 लोगों की गारंटी मिल गई, 2 की सही थी, 1 की फोर्स थी, ऐसा डेटर ने कुछ किया, फेल हो जाता है डेटर। जब इतना फर्जी है तो यहां भी पैसा नहीं देगा। जब फेल कर जाता है तो क्रेडिटर इन तीनों को स्यू करता है, बाद में पता लगता है यार मैंने तो देती ही नहीं थी गारंटी, तुम कहां से मेरे को क्लेम कर सकते हो। ठीक, वेयर द सिग्नेचर ऑफ द को गारंटर इज फोर्स्ड, को गारंटर, ये अगर 3 गारंटर हो गए तो को गारंटर हो जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो क्या होगा, तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे लायबिलिटी से, क्योंकि ये भी एक तरह से पूर्ववर्ती शर्त थी कि 3 का होना चाहिए, 1 का फर्जी बना दिया गया, तो 2 को थोड़े लायबिलिटी ठहराएंगे। तो इसमें क्या है, जेम्स ग्राहम एंड कंपनी, ये दूसरा वाला केस, जेम्स ग्राहम एंड कंपनी वर्सेस साउथगेट सैंड। ठीक, अगर सिग्नेचर फोर्स कर दिए गए तो ये केस आ जाता है। यहां तक आपको मुझे लगता है कि जो श्योरिटीज लायबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई एक्सटेंशियो होगा विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। यहां कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलना भाई, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक, अब क्या है, अगर कोई दायित्व इसका तभी मार्च शुरू होगा अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट पे। कंडीशन प्रेसिडेंट माने प्रायर कंडीशन उस पे लगाई गई है, मतलब कि वो तभी पूरा, वो कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा कि कुछ शर्तें दी गई हैं, पूर्ववर्ती शर्तें, वो फुलफिल हो जाएंगी। तो जैसे फुलफिल होने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 3 गारंटर होने हैं, को गारंटर्स होने, 1 गारंटर में काम नहीं चल रहा है, तो 1 ने नहीं दिया गारंटी, 2 ने गारंटी दिया और उसी गारंटी पे क्रेडिटर लोन दे देता है, तो शर्त क्या थी, 3 गारंटर के होने का।
ठीक है, अगर वो गारंटी नहीं दिया है तो तीनों एक्सक्यूज। एक की फर्जी साइन बना दी गई है, तो जो वाला केस था नेशनल प्रोविंशियल बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस ब्रैकेनबरी, क्लियर होना चाहिए। एक के फर्जी साइन करके सोचे कि ले लीजिए खुलेगा मामला, एग्जाम नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ववर्ती शर्त है। अब ये कहूं नहीं आप दो लोगों ने दिया था, हमने दिया था, लेकिन शर्त क्या थी, तीनों का होना। तो जब तीनों का नहीं हुआ तो हम एग्जाम हो गए। तो ये होता है मसला, यहां तक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा।